जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों कैसे आप सभी स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, कमेंट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता बज चुके हैं 7:30 और हम इस समय मैथ की बहुत ही शानदार क्लास को डिस्कस करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी की टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जिन भी मेरे वीर के मैथ वीक है या मैथ के क्वेश्चंस बना नहीं पाते हैं तो ये क्लास एग्जाम तक ले लेना, आप क्वेश्चन भी बनाओगे और सभी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाकर भी आओगे दोस्तों। ठीक है, तो आज आप लोग कितने क्वेश्चन सही करेंगे क्लास में वो अंत में आप लोग बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हम टीसीएस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, तो तैयार है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद हमारी बहुत ही शानदार एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करते हुए लाइव क्लास आएगी 8 बजे जीके जीएस की। ठीक है, वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, उस क्लास को भी आप लोगों को देखना है। देख लो दोस्तों, आरपीएफ एसआई में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, फिलहाल इसका आंसर देंगे। डेली मैं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ये दिक्कत ना हो दोस्तों। जब भी ऐसे क्वेश्चन है पहले तो ये देखो 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, फिर उसके बाद 12, फिर वापस 12, यानी 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको करना क्या, ये क्वेश्चन ऐसा है 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसे नंबर आए तो क्या करना है, दोनों संख्या ऐसे की ऐसी उतार दो, बिल्कुल उतार दिया हमने। ठीक है, अब मैंने कल यह भी बताया था कि जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतना ही हमको 9 लगाने हैं। कितने संख्याओं के ऊपर बार है, यहां पर तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो आपको 2 9 लगाने। कितने 9 लगाने, नीचे 2 9 लगाने। ठीक है, अब आप इसको 3 की टेबल से काट लो, 3 की टेबल से काटोगे 4 बार, 3 की टेबल से काटोगे 3 3 9 और 3 3 9, तो पहला आंसर बन रहा है 4/33। आई होप गाइस कि पहला आंसर आप सभी ने सही किया होगा। चलिए ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों, अंत तक बने रहना दोस्तों। आपके जो मैथ वीक है ना, ये पूरी कमी हम दूर कर देंगे। बस आप लोग एग्जाम तक ये क्लासेस ले जाना, आप लोग दोस्तों एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल मैं आपको टीसीएस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि 10th का लेवल है भाई, है ना, एसएससी जीडी और कांस्टेबल का 10th का लेवल है, तो उसी के अकॉर्डिंग लेवल को देखते हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, बताइए इसका आंसर। अब इसमें आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सा नंबर वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 0.4, उसके बाद 7। ठीक है, अब ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लगेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो बिल्कुल मैंने ही बताया था, गुरुजी ने कहा था कि 47 ऐसा कैसे लिखना। मैंने कहा था नंबर पूरा ऐसा कैसे लिख दो, लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कितने संख्याओं के ऊपर बार है। तो गुरुजी संख्याओं के ऊपर बार की बात करी जा रही, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 1 9 लिखेंगे, तो बिल्कुल आपको 1 9 लिखना है। ठीक है, और आपने ये भी बताया था गुरुजी कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस उतने ही हमें 0 लगाने हैं। तो 4 के ऊपर बार नहीं है, यानी एक ही संख्या है 4, इसके ऊपर बार नहीं है तो हम उतने ही 0 लगाएंगे। बिल्कुल लगा दिया हमने 0। और जितनी संख्या को बार नहीं होगा उतनी हम माइनस करेंगे, यानी कि 4 पर बार नहीं है तो 4 को ही हम माइनस कर देंगे। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये संख्या कुछ ऐसी देखिए 43/90। तो ये 43 यानी कि अंश में कौन सा 43, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बस, इसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है ना। अरे सॉरी 9 का लगा दिया मैंने, 0 आएगा, माफी चाहता हूं, यहाँ 0 आएगा, है ना, क्योंकि इस संख्या पे बार। समझ में आया ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 0 आएगा। ठीक है, हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आपने ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे, कोई गलती नहीं करी होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन दोस्तों। हर शिफ्ट में डाटा बदल बदल कर पूछा गया है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। दशमलव और भिन्न की, मतलब कि डेसिमल और फ्रैक्शन वाला टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना। 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर आप जैसा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रैक्टिस करके चले जाते ना एग्जाम में, तो भी आप अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। बस शर्त ये, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ऐसे का ऐसे। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस से भी कर सकते हैं और अंतर से भी चेक करके कर सकते हैं अपन, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं 15। और दोस्तों आज मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करा देता हूं, कल मैंने अंतर से करवाए थे ये क्वेश्चन, आज अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 7 5 35 और 7 6 42, यानी ये 35, यानी ये बड़ी है, हमें सबसे छोटी बतानी है ना। 7 5 35, देखो ये तो 35 हो रहा है। ठीक है, और ये कितना होता है 7 6 42, तो हमें बड़ी पूछा है तो ये छोटी है, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का देखो 7 6 42, ठीक है, और 15 7 105, तो बड़ा कौन है, ये वाली वैल्यू, तो इसकी भी कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों को देखो 15 9 135 और 7 21, यानी 15/7 बड़ी है। ठीक है, समझ में आया। कल मैंने आपको अंतर से करवाए थे, है ना। अगर अंतर चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर भी 8 का, यहाँ पर भी अंतर बराबर करके गुणा कर लेना, फिर जो ऊपर बड़ी बड़ी बनेगी वही भिन्न हमारी बड़ी बनेगी ना। तो ऐसे भी करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। 2 पाइप हैं, एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है,
एक जो तीसरा पाइप है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चंस की भावनाओं को समझो, उसने क्या कहा है, खाली कर सकता है, गलतियां मत कर लेना। यदि खाली टैंक को सभी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में भर जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे गुरुजी, बस हमें क्षमता पता चल जाए, क्वेश्चन की धज्जा उड़ा देंगे हम बिल्कुल। तो भाई ए बी नाम का टैंक और सी नाम का टैंक, ठीक है भाई। ये क्या करता है, ए किसी काम को 15 घंटे करता है, ऐसे ऐसे समझ के करो, और बी उसी काम को कितने 12 घंटे करता है, और सी उसी काम को 20 घंटे में करता है। दोस्तों ये 20 घंटे में खाली करता है, ये माइनस का है, ध्यान रखना, गलती मत कर लेना बैठ के, गलती 60 आएगा भाई इनका टोटल वैल्यू, टोटल कार है हमारा 60 आएगा। ये 4 घंटे में भर रहा है भाई, 4 घंटे में, और ये 5 घंटे लगा रहा है, और ये माइनस के 3 घंटे लगाया, क्योंकि भाई ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि खाली कर रहा है। ये वैल्यू पता चल गई। अब इन तीनों की क्षमताएं जोड़ लो, तो 5 और 4 9 हो गया, 9 हो गया, और 9 में से 3 माइनस कर लोगे तो टोटल क्षमता कितनी बची, 5, ठीक है। अब उसने बोला कि तीनों टैंक कितने घंटे में भर जाएंगे, टोटल कार कितना 60 है गुरुजी। अगर उसको हम 3 से 5 से भाग करेंगे तो टोटल कितना घंटा आएगा देख लीजिए। देखो यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, है ना, क्षमता 6 आएगी, 6 से भाग कर लो तो 10 घंटे में भर जाएगा दोस्तों, 10 घंटे में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना है दोस्तों। ये डाउट अपने मन में लेकर नहीं जाना है दोस्तों, डाउट अपने मन में लेकर नहीं जाना है, अपने डाउट को यहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां समझ में नहीं आया थोड़ा सा कर्सर आप लोग पीछे करेंगे और अच्छे से समझेंगे। टीचर का काम ही है कि स्टूडेंट को समझाना दोस्तों, लेकिन आप मेहनत करोगे दोस्तों। आप देखो ये क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हो आप, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड डिजिट चेंज करके खुद क्वेश्चन बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, है ना, तो आपका और इजी कवर हो जाएगा। ये दोस्तों आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अदिति अपना स्कूटर 82,008 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्राप्त कितना है दोस्तों। विक्रय मूल्य के 1/6, लिखो यहाँ पे, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ प्राप्त करती है, कितने 1/6 के ऊपर, ठीक है। यहां पर ये हमारे टाइपराइटर ने लिखना भूल गए, ठीक है, तो आप ध्यान रखना 1/6 का लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, और लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर आता है। मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया भाई, जो भी मेरे वीर कल की क्लास से डेली देखिए भाई, जो भी डेली क्लास देखते हैं उनको इस क्वेश्चन को फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया कि ये जो नंबर दिया जाता है आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, आपको गुमराह करने के लिए ये जो वैल्यू दी जाती है इसका कोई यूज नहीं है। देखो अभी आपको बता दो इसका कोई यूज नहीं है। उसने ये कहा है कि ये जो 1/6 के बराबर क्या हो रहा है, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त, वो भी किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर। तो आपका ये जो 6 रुपए है ये सेलिंग प्राइस है मेरे वीरों, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये जो 1 रुपए है ये आपका प्रॉफिट है। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। अपने पास 3 चीजें, सीपी, एसपी, देखो आपको प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। चलो मैंने प्रॉफिट लिख दिया। 6 रुपए की चीज थी, उस पर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आपको ये वैल्यू बतानी है। कल भी मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं मेरे वीरों, कि गुरुजी हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाती है। वही तो यहां पे करना है भाई। आपको यहां पर क्या प्रॉफिट शो करना है ना, कैसे शो करोगे, जब 6 में से 1 घटा दोगे, देखो 5 आ गई यहां पर वैल्यू। अब देखो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर होता है प्रॉफिट और लॉस गुरुजी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 1/5 का मतलब 20% होता है ना, तो ये आ गया 20%। कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताएंगे, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपए है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है, जिससे उसे 22% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों इस पॉइंट को नोट करो अभी। जब भी हमें छूट प्रतिशत, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हमें छूट प्रतिशत दिया हो और जब भी हमें लाभ प्रतिशत दिया हो, तो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, 3 से बाहर एक भी क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसमें। या तो आपको क्रय मूल्य की वैल्यू दे देगा, अंकित मूल्य पूछ लेगा, या तो आपको अंकित मूल्य की वैल्यू देगा, क्रय मूल्य पूछ लेगा, या तो आपको इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भाई 39% की छूट देता है, यानी सामान को 61% में बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है ना, उसका 22% का लाभ यानी 122। अब आपको क्वेश्चन है आपकी अंकित मूल्य कितना आ रहा है, हमारा अंकित मूल्य 122 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा भाई हमारा अंकित मूल्य 492 है, तो इस 122 की वैल्यू 492, बस ये कर लो। और आपको पूछा क्या, आप तो मुझे क्रय मूल्य बता दो, क्रय मूल्य 61 का मान बता दो, 61 का। चलो भाई यहां पर 492 की वैल्यू कितनी है, 122, और हमें 61 की वैल्यू पूछी है। चलो काट लो इसको, काटा पीटी का गेम है। 2 की टेबल से काटोगे 6 बार और 1 बार, 2 की टेबल से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 2 नम नहीं 2 एकम 2, 2 नम 18, ठीक है, 2 छंग 12, ठीक है। कुछ गलती करी क्या, 2 चौके 8 नहीं 2 दूनी 4, ठीक है,
अच्छा हाँ 296 आएगा, मैं कहाँ दोनों में 18 कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अब दोस्तों आप सभी को पता है 60 से 60 कट जाएगा, 60 से 60 गया, आंसर आया 246, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं दिक्कत है तो ये बात लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। डाटा भले चेंज हो जाए लेकिन मेथड यही है, मेथड यही है, मैं बार बार कहूंगा भाई। सारे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के पेपर को देखते हुए और एसएससी जीडी के पेपर को देखते हुए कंटेंट तैयार है भाई, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। वाय वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो अर्जित लाभ 44% है, तो वाय का मान ज्ञात करिए। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, जो भी मेरे वीर डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है इस क्वेश्चन को, इसकी औकात कैसे दिखानी है ना, उन्हें पता है दोस्तों इस क्वेश्चन की धज्जिया कैसे उड़ानी है। दोस्तों जो डेली क्लास देख रहे हैं उन्हें पता है इस क्वेश्चन की धज्जिया कैसे उड़ानी है। कल मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, बताएंगे इसका आंसर। वाय वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि अर्जित लाभ 44% है तो वाय का मान ज्ञात करेंगे भाई। तो हमें तो पता है गुरुजी सीपी और एसपी दो चीजें होती हैं, सीपी और एसपी, ठीक है। अब हमें यह भी पता उसने क्या, उससे पहले आप एक चीज लिखो, ये इससे पहले आप ये चीज लिखो, देखो उसने जो कहा पहले उसकी बातों पर अमल करेंगे। वो कह रहा है वाय वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बस इतना पढ़ो, वाय वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, वाय वस्तुओं का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। किसके क्रय मूल्य के बराबर है? 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। क्या आप यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, इसकी टोपी उसके सर पर, इसकी टोपी उसके सर पर। सीपी और एसपी, रुको सीपी सही से एसपी लिख दिया मैंने सीपी की जगह, सीपी और यहां पर लिखेंगे हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस के सामने कितना है? 50 रुपए है, तो कोस्ट प्राइस, हाँ कोस्ट प्राइस यहां पे 50 रुपए आ गई, ठीक है। और सेलिंग प्राइस के सामने क्या है? 50 रुपए, और कोस्ट प्राइस के सामने क्या है? वाई, तो ये वाई आ गया। अब आपको इस वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो उसने क्या बोला है गुरुजी 44% का प्रॉफिट हो रहा है। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गुरुजी? 11/25 के समथिंग होती है ना। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 2 की 12 से काटोगे 2 बार, ठीक है, और आप 2 की 12 से 100 को काटोगे 50 बार जाएगा, 11/25 होगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 11/25 में यहाँ लिख रहा हूँ 11/25, ठीक है, 11/25, ठीक है। लाभ है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि ये लाभ है दोस्तों। उसने क्या और 40% है, ठीक है, अच्छा ठीक है 40% है, 25 से वैल्यू 50 है, 2 गुना 11 दूनी 22। दोस्तों मुझे लगता है इसमें यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार रुको सही से इसको वापस कर लेते हैं। मुझे लगता है यहीं पर अपने समझ में कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, 1 मिनट है ना, इसको सही से कर लेते अपन, इसको अपन सही कर लेते, यहीं पर मिस्टेक हुई है पढ़ने में। एक बार इसको रफ करते पूरा अच्छे से, फिर हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से रफ कर लेते, यहाँ से हटा लेते, ताकि अब ठीक है, ठीक है। अब अपन सॉल्व वापस कर लेते इसको, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है इसका पढ़ने में, अपने पढ़ने में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बाद, दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य होगा, वहाँ विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य करिए। वही कह रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रही है, तभी आंसर गलत आ रहा है इसका, है ना। 1 मिनट, बाकी देखो तरीका अच्छा है दोस्तों करने का, आप बेफिक्र रहिए, इसको अच्छे समझाऊंगा मैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लो, तो क्या विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए अब उसने कहा है वाई वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वाई वस्तुओं का, यहाँ पे लिखो वाई वस्तुओं का सीपी 50 एसपी के बराबर है, उसने ये कहा 50 एसपी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो, ठीक है। अब देखो, अब कोस्ट प्राइस क्या होगी? 50 रुपए इसके सामने, ठीक है, यहाँ पर कोस्ट प्राइस लिख दो 50 रुपए। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी? इसके सामने क्या? वाई, तो यहाँ पे वाई सेलिंग प्राइस होगी। अब भाई 44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप सभी को भी मैंने बताया था 11/25 होती है। कितनी? 11/25 रुपए का होता है, ठीक है, ठीक है। लाभ अर्जित करना उसको भाई, ठीक है। अब 25 से वैल्यू कितनी हो रही है? लाभ अर्जित करके 25 से वैल्यू कितनी हो रही है? 25 से वैल्यू कितनी हो रही है? देखना, बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा इसको करने का। 25 में 11 प्लस करके कितने बेच रहा है? 36 में बेच रहा है। अब ये देखो, ये वैल्यू कितने गुना है? ये वैल्यू कितने गुना है दोस्तों? गुरुजी ये वैल्यू 2 गुना है। तो आप अब 36 को भी, रुको कुछ मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में, 36 दूनी 72 होगा दोस्तों। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, आप है ना, इसको एक बार स्किप करते हैं, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, इसको थोड़ा चेक करके फिर वापस हम कल क्लास में लेके आएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं खरीदी हैं और 10% की हानि हुई है। भाई 2500 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी है, ऐसा करने से उसे 10% की हानि हुई है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं
बेचनी चाहिए। अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखो उसने दोस्तों आप वो फॉर्मूला यूज करते हैं ना SP1 वाला, वो वाला यूज कर लो, इससे हो जाएगा। देखो 25 वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है गुरुजी। ऐसा खरीदने से उसको 10% की हानि हुई है, यानी कि उसने 90 रुपए में बेची है वो वस्तुएं। कितने रुपए में खरीदी थी भाई? 25 रुपए में खरीदी है। ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन करना, हमेशा रुपए नीचे आएंगे, ठीक है। इधर देखो अब उसने एक और क्या किया भाई, 20% का लाभ कमाने के लिए, अब उसे 20% का लाभ भी चाहिए कमाने के लिए। उसे कितनी वस्तुएं, यानी वस्तुओं को हमने n बेचना है, कितनी वस्तुएं बेचनी है, ये कितने रुपए में? 2400 रुपए में। ये वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। देख सकते हैं आप, जीरो से मैं 2 जीरो हटा दूंगा, मैं 25 से ये 25 काट दूंगा, ठीक है, ठीक है। जीरो से मैं ये जीरो काट दूंगा, 3 की टेबल से काटूंगा 3 बार जाएगा, और 3 की टेबल से काटूंगा 4 बार जाएगा, है ना। और कुछ 4 छंग 24 हो रहा है, और 6 तिया 18 हो रहा है। तो वो 18 वस्तुएं खरीदने चाहिए उसको, ठीक है, बेचनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 91 से विभाजित है। ऐसा क्वेश्चन तो फिक्स है आपके एग्जाम में आना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है मेरे वीरों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है। हमें पता है गुरुजी 91। अब 91 में 2 अभाज्य संख्याएं छुपी हुई हैं, कौन कौन सी? 13 गुणा 7। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 13 का मल्टीपल ढूंढ लो, मजा आ जाएगा भाई। 13 का मल्टीपल ढूंढ लो। देखो इसको 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बचेगा 9, 13 का, ये तो 13 का मल्टीपल है ही नहीं, ये 13 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है। इसको चेक कर लो, 13 का मल्टीपल है क्या? 13 सत्ते 91, 8 9 10 13, ये भी नहीं है भाई 13 का मल्टीपल, ये चेक कर लो। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 2 13 बोलते, ये भी नहीं है। बचा क्या? ये ऑप्शन नंबर, देखो ये पूरा जा रहा है। 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, वापिस 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 0 का 0, बस ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डील करना है इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। वो आधी दूरी तो अपने 30 किलोमीटर की चाल से कवर करती है, और 25 किलोमीटर की दूरी, आधी दूरी 25 किलोमीटर की चाल से तय करती है। तो उसने बोला कि मुझे तो आप कुल दूरी बता दो भाई, कुल दूरी। साथियों लिख लो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। लिख लो दोस्तों, कहीं ये बात मेरी लिख लो कि ऐसे क्वेश्चन जरूर छपेंगे, ठीक है। मैं वही संभावित क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में पूरी चांसेस हैं आने के। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है 2S1 मतलब पहली चाल गुणा S2 मतलब दूसरी चाल, और S1 प्लस S2 यानी कि दोनों चालों का प्लस, ठीक है। और टोटल समय, टोटल टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने कहीं नोटबुक में लिख लो, डेली रिवीजन करो और इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये फॉर्मूला आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले का 2, पहली चाल कितनी है 30 की है, और दूसरी चाल कितनी की है 25 की है, और दोनों चालों का अंतर प्लस कर लेंगे, कितना होगा 55 होगा, और यहाँ पर टोटल टाइम उसको कितना लगा 11। अब इसको टर्मिनेट कर लो, 11 की टेबल से 5 बार, 5 की टेबल से 5 बार, तीनों 5 15, 15 दूनी 30, टोटल लगेगा 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 300 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है, तो बी उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितने दिन लगेगा, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 2/5 होती है। कितनी होती है? 2/5 होती है। अब हम क्वेश्चन को फोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखो ए और यहां पर लिखो बी, ठीक है। आप सभी को पता है यहां होती क्षमताएं, और क्षमताएं समय के जस्ट इनवर्स होती हैं। क्षमताएं समय के इनवर्स होती हैं, समय के इनवर्स होती हैं। क्षमताएं क्या होती है? समय के इनवर्स होती है, ठीक है। देखो अब देखो उसने क्या कहा है कि बी को ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। जो बी है वो ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए 5 है तो ये जो बी होगा वो 7 होगा, क्योंकि भाई बी उससे 40% अधिक कार्यकुशल है ना। तो मैंने अभी कहा कि जो इनका कार जो समय क्षमता होती है वो इसकी कार के जस्ट इनवर्स होती है, यानी कि ये 7/5 हो जाएगी, जस्ट इनवर्स होती है, ठीक है। अब दोस्तों अब यहां पर देख सकते हैं कि ए ने किसी कार को 21 घंटे में किया, ए ने किसी कार को 21 घंटे में किया, यानी इस 7 की वैल्यू 21 दे रखी है। कितने गुना? कितने गुना? 3 गुना। तो आपको 3 गुना इसका भी करना है। आंसर निकल के आएगा 15। क्या आएगा? 15 दिन लेगा भाई। बी उस कार को करने में 15 दिन लेगा, 15 दिन, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते रहे और सॉल्व करते रहे क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका एलसीएम में आना, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आना। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है, उनका एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है ध्यान से सुनना है, पहले ध्यान से सुनना है। एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है, ठीक है। मतलब एक तरफ लेस है और एक तरफ में से है। उसने कहा है कि में से एचसीएफ का
योग दे रखा है यहाँ पर देखो, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यानी कि लैसे मैसे का 84 गुना है। अगर मैसे 1 है 1x है तो ये कितना होगा 84x हो जाएगा। ठीक है, हमारा टोटल योग इनका कितना बन रहा है, हमारा टोटल योग बन रहा है 85x। कितना बनना है 85x, लेकिन वो कह रहा है कि टोटल योग 680 है। टोटल योग 680 है, ये 680 की वैल्यू है, 680 की वैल्यू है। ठीक है, अब आप इसको काट लो, 17 के पारे से काट के देख लो, 17 पंचे 85 और 17 चौके 68 और 5 एकन 5, एक्स की वैल्यू 8 निकल कर आ चुकी है, एक्स की वैल्यू 8 निकल कर आ चुकी है। अब ये पूरी वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दो 84 में, 84 को 5 से गुणा कर लो, यहाँ पर ये 5, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, इसको भी 5 से गुणा करके यहाँ पे पुटअप कर लो, वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 चौके 20 की 0 कैरी 2 के बराबर। ठीक है, 8 पंचे 40 और 2 42, यहाँ पर एक संख्या तो एलसीएम आ गया 420। अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ देख लो, 5 एकन 5, एचसीएफ 5 है। अब आप सभी ने एक मेथड सीखा है, कंसेप्ट सीखा है कि गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाओगे, इस क्वेश्चन को फोड़ दोगे। अब उसमें से देखो हमने एलसीएम और एचसीएफ तो लिख लिया, ये एलसीएम एचसीएफ है ना, ये देखो हमने एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे लिख दिया। अब उनमें से एक संख्या उस क्वेश्चन ने दे रखी है, कितनी दे रखी है 56 दे रखी है, तो मैंने 56 लिख दिया। अब हमें दूसरी संख्या पता नहीं है, ए का मान हम बी का मान हमें पता नहीं है, तो हम इस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके। ठीक है, तो 7 की टेबल से काट लो, 7 छंग 42 60 बार जाएगा, और ये जगह 7 8 56 बार जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, 8 5 चौके 20 की 0 करी, 2 8 45 2 42, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 6 पंजे 300, 12 कन 12, 8 24 8 45। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई, यहाँ पर मिस्टेक, ये फॉर्मूला तो सही है, मिस्टेक अपन से यहाँ हुई है, ये यहाँ पर, यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, जबकि मुझे मल्टीप्लाई 8 से करना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों मेथड वही है, आप दिमाग रखिए, मेथड वही है, सॉल्व करेंगे मेथड वही है, यहाँ पर 8 से गुणा करना है ना, मैंने उससे 5 से गुणा कर दिया था, बस इतनी मिस्टेक हुई है और कुछ नहीं, बाकी ठीक है। ठीक है, तो कर लो इसको, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 8 64 और 3 64 और 3 67। ठीक है, गुणा 8 बराबर एक संख्या 56 और दूसरी संख्या बी हमें निकालना है। अब करते हैं, 8 की जल्द से काटें, 8 8 64 और 8 चौके 32, 8 7 56। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देखो, 7 की टेबल से काटोगे 12 7 84 और 12 8 96, टोटल आंसर 96 है, दूसरी संख्या 96 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक धनराशि पी क्यू आर को इस रेशियो में बांटी जाती है, यदि पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो पी और क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। चलो जैसा क्वेश्चन है कहा वैसा लिख लेते हैं। वो कह रहा है एक तरफ पी है, एक तरफ गुरुजी क्यू है और एक तरफ गुरुजी आर है, उन तीनों को इस अनुपात में राशि बांटी जा रही है। ठीक है, इस अनुपात में राशि बांटी जा रही है। अब वो क्या कह रहा है, वो यूं कह रहा है कि भाई जो पी और आर है ना, पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे, ये रहा पी और ये रहा आर, पी को आर से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझे 3 रेशियो अधिक मिल रहे हैं। वो कह रहा 1500, तो इसकी वैल्यू 1500 कितने गुना है मेरे वीरों, कितने गुना है, तीनों 5 15, यानी कि 500 गुना है, कितने गुना 500 गुना। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वो यू कह रहा है ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि पी और क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है, पी और क्यू के इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, इन दोनों के बीच का अंतर 2 का है, और आपको यही तो पूछा है। 15 गुणा 500 गुणा 200 2 कर लो तो कितना आएगा, 1000 आंसर आएगा। कितना आएगा, इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1000 आंसर आएगा। ठीक है, यही तो हमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, गारंटी है। एक्स वाई और जेड ने अपने व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया है, अगर उन्होंने इस सालों में निवेश किया है तो यदि कुल लाभ 5600 है तो इसका हिस्सा बताइए वाई का। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, वाई का हिस्सा बताना है दोस्तों, वाई का हिस्सा बताइए। हमें पता है गुरुजी यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो मैं पहले से 3 जीरो काट रहा हूँ, यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अनुपात लिखूंगा, 4, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 8। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं हो तो इसको 2 की टेबल से टर्मिनेट कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अब उसने दोस्तों समय का अनुपात दिया है, कितने समय के लिए, और आप सभी को पता है दोस्तों पूंजी कैसे, पूंजी गुणा मतलब कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम कैपिटल। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में बोल दूंगा। ठीक है, पूंजी गुणा समय, ध्यान से समझना, पूंजी यानी कैपिटल,
कैपिटल गुणा समय तो हमारा लाभ बनता है। मैंने क्या कहा, वापस सुनो मेरी बात को, ठीक, लाभ बनता है। मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा कि पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ये लाभ होता है ना, पूंजी गुणा समय बराबर लाभ होता है, यानी कि कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे समय का अनुपात कितना दे रखा है, समय आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, समय का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पे 3, इसने 3 साल, इसने 3 सालों के लिए, इसने 2 सालों के लिए 4, टोटल मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 चौके 16, टोटल ये कितना हो रहा है आपका, टोटल लाभ यहाँ पे पता चल जाएगा। टोटल लाभ कितना, 16 6 22 और 6 28, टोटल लाभ अपना कितना हो रहा है 28, लेकिन वो कह रहा है टोटल लाभ 5600 हो रहा है। तो इस 28 की वैल्यू 5600, 28 की वैल्यू 5600, 2800 की वैल्यू 5600, 28 की वैल्यू 5600 कितने गुना है, 56,000 है ना, कितने गुना 28, 2000 गुना, 2000 गुना। अब उसने कहा वाई का हिस्सा बता दो मुझे कि वाई ने का हिस्सा क्या, वाई का हिस्सा क्या, 3 का मल्टीपल देख लो, 2 कम 4 2 3 2 कम 4 6 3 दूनी 6 6000 आ रहा है। ठीक है 3 6, अच्छा हिस्सा तो इधर है ना, हिस्सा तो यहाँ पर है ना, इस हिस्सा ये 6 का हिस्सा बता दो, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर 12,000 आएगा। हमें हिस्सा पूछा है ना 6 का, वाई का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अल्टीमेट है, बताइए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 सालों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपए है, तो उस राशि की ज्ञात करिए। साथियों इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छपेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे स्टूडेंट, क्या होने वाला है इसका आंसर, मेरे सभी वीर बताएंगे। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दोस्तों इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इफेक्टिव से जाएंगे ना, इफेक्टिव से, तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 5 सेकंड में फोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों पॉसिबल है, जब आप इफेक्टिव से जाएंगे। बाकी दोस्तों आप रेशियो से करेंगे, लंबा पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन कंपटीशन तो टफ है, हमें तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना, हमें टाइम की कंज्यूम करना, जितना हो सके उतना टाइम बचाना है, ताकि हम इजीली जो क्वेश्चन कठिन है उनको टाइम दे सके ना। तो आपको ऐसा करना है, आपको पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, तो 3 साल दे रखे हैं और 10% दर दे रखी है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितने रुपए का निकलेगा गुरुजी, 10 या 30 होता है। सिंपल इंटरेस्ट गुरुजी 30% का निकलेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह भी पता है गुरुजी कि 10% दर दे रखी है और 3 साल दे रखे, और हमें पता करना चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, 10 साल पे इफेक्टिव रेट 33.1% CI होता है। देखो ये तो वैल्यू मुझे याद है, इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, है ना। 33.1% क्या होता है, CI होता है। 33.1% क्या होता है, CI होता है। ये इसका ब्याज है, ठीक है, ये इसका ब्याज है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ 33.1% को, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। 33.1% को मैं सही से लिख देता हूँ 33.1%, ठीक है। ये तो आपका ब्याज आया। अब उसने कहा ये तो ठीक है, लेकिन इन दोनों ब्याजों का अंतर 93 रखा है, तो आपका यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, यहां पर आ रहा है गुरुजी 3.1% का अंतर आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 93 है। तो इस 3.1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन है 93, बस ये सॉल्व करना है। और आपको राशि यानी 100% का मान पूछा है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। 3000 साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये 31 का 3 गुना हो रहा है और 100 से गुना करोगे 3000, ऐसे साफ साफ आ रहा है आंसर। पर मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो इस 93 की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें क्वेश्चन है 3.1 की वैल्यू, प्रतिशत की वैल्यू क्या दे रखी है, इसे हमें 100% पे निकालना है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, 3.1% की वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये पॉइंट आप हटाएंगे, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ेगा। आप इसको जब काटेंगे 31 या 93 होता है, और 3 को जब 1000 से गुणा करोगे तो आपका साफ साफ 3000 बनेगा। अब किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो आंसर इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन इफेक्टिव से बहुत ईजी पड़ेगा दोस्तों। CI को 3-4 मेथडों से कर सकते हैं, रेशियो से, ट्री मेथड से, है ना, इफेक्टिव से जो क्वेश्चन इफेक्टिव से होगा वो इफेक्टिव से करना है, रेशियो से होगा वो रेशियो से करना है ना। तो आपको ऐसे करना है दोस्तों क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, मजा आया आज की क्लास में, क्या कुछ सीखने को मिला, वो आप कमेंट करके बताएंगे। साथियों अगर क्लास पसंद आई तो मेरे वीरों क्लास को लाइक करेंगे, और दोस्तों लाइक सभी करेंगे, और जितना हो सके उतना सभी मेरे वीर क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों को। दोस्तों आप लोग फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सभी जगह क्लास को शेयर किया करें दोस्तों, ठीक है। सभी मेरे भाई बहनों तो क्लास पहुंचेगी, उनका भी अच्छे से रिवीजन होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। SSC GD के 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और मार्च में दोस्तों पॉसिबिलिटी पूरी होती जा रही है दोस्तों RPF कांस्टेबल की, ठीक है भाई। चैनल पर भी अगर आप लोग नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों GK GS की लाइव क्लास आएगी, GK GS की लाइव क्लास, ठीक है। हम लाइव मिलेंगे आप लोगों से 8 PM पर, इसके आधे घंटे बाद 8 बजे दोस्तों हम लाइव क्लास मिलेंगे दोस्तों। 8 बजे हमारी लाइव क्लास आएगी दोस्तों, लाइव क्लास, ठीक है। आपको अटेंड करनी है, ठीक है। सभी वीडियो को इनवाइट है भाई, अटेंड करना है।
और दोस्तों पीडीएफ आपके काम की चीज पीडीएफ। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी गुरुजी? तो इसकी पीडीएफ मेरे वीरों आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। अब ये टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है? तो टेलीग्राम ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। आप वहां से लिंक को ज्वाइन करेंगे और क्लास को ज्वाइन करके डेली बेसिस पर आप रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे मैथ में, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहा हूं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना और एग्जाम देके आना, फिर बात करना दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग क्योंकि क्वेश्चंस दोस्तों मैथ में ऐसे छपेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो साथियों अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और बहुत ही शानदार सेशन के साथ, एक और बहुत ही शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।